हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के कंसंट्रेशन टर्म की बात करने वाले हैं। और कंसंट्रेशन टर्म काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये कंसेप्ट को यहाँ अगर क्लियर करते हो ना, तो 12th के जो बिगिनिंग चैप्टर हैं जिसको हम सॉल्यूशन चैप्टर कहते हैं, उसमें भी हमें कंसंट्रेशन पढ़ना होगा। आप इक्विलिब्रियम अगर पढ़ते हो, वहां भी इक्विलिब्रियम में भी कंसंट्रेशन के टर्म आएंगे। खास करके आयनिक पार्ट में ज्यादा ही कंसंट्रेशन के टर्म आते हैं। तो अब सवाल है कि कंसंट्रेशन मतलब क्या है, कंसंट्रेशन के पैरामीटर्स क्या क्या हैं, उन सबको आज हम अपनी क्लास में स्टडी करने वाले हैं। अब कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना है। सबसे पहली बात यह समझनी है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन की बात अगर करा जाए तो होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। हेट्रोजीनस मिक्सचर नहीं बोल सकते हो आप, होमोजीनस मिक्सचर। दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लो सिंपल सी बात करो कि अगर मैं एक गिलास शरबत की बात करता हूं, तो शरबत में क्या होते हैं, चीनी पानी, नॉर्मल की बात होगी। तो इसमें एक कंपोनेंट सॉल्यूट हो गए, एक सॉल्वेंट हो गए। लेकिन अगर हम शिकंजी की बात करें तो वहां पे सॉल्वेंट एक होंगे, सॉल्यूट एक से ज्यादा भी होंगे। मान लो कि एक शिकंजी की बात करें तो शिकंजी में क्या होता है, पानी होते हैं, शिकंजी मसाले होते हैं, नींबू होते हैं, चीनी भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि पानी तो एक ही है, पानी तो सॉल्वेंट एक ही है। इसके अलावा सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो बट इन सबको मिलाने के बाद वो होमोजीनस दिखना चाहिए आपको। हेट्रोजीनस कभी भी सॉल्यूशन की बात नहीं करनी है। अच्छा, अब सवाल है कि भाई सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक सॉल्यूशन का। तो दो कंपोनेंट की बात आप समझते हो, एक हो गया आपको सॉल्यूट, एक हो गया सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, जिसका अमाउंट काफी कम हो या जिसे आप डिसॉल्व करते हो। सॉल्वेंट क्या है, जिसका अमाउंट ज्यादा हो, जिसमें आप डिसॉल्व करते हो। वैसे अगर मैं बात बताऊं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर का डायपोल मोमेंट 1.85 डीवाई के बराबर होता है। और जिसका डायपोल मोमेंट बढ़िया होगा वो आसानी से एच बॉन्डिंग बना सकता है। और एच बॉन्डिंग आगे के चैप्टरों में पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, कि हालांकि एच बॉन्डिंग वीक बॉन्ड है, बट किसी भी चीज को अगर हम पानी में घुलाते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो वो एच बॉन्डिंग की वजह से ही होता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8वीं क्लास से 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पोलर लाइक्स पोलर एंड नॉन पोलर लाइक्स नॉन पोलर। अब पानी पोलर है, साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर है। अब साइक्लोहेक्सेन को अगर पानी में डिसॉल्व करोगे, डिसॉल्व नहीं होगा। फॉर्मिक एसिड को डिसॉल्व करोगे, डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो पोलर है और पानी भी पोलर है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करूं तो दो कंपोनेंट्स आपके होते हैं, एक तो सॉल्यूट और दूसरा हमारा क्या है, सॉल्वेंट। और अगर किसी भी क्वेश्चंस के भीतर में सॉल्वेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहता है, तो आपको यूनिवर्सली वाटर मान के चलना, यूनिवर्सली। जैसे मैं कहता हूं, सपोज करो 10% यूरिया सॉल्यूशन में कहता हूं, और ब्रैकेट में आपको लिख दिया गया बाय मास। अब पहले इसे समझो, ये 10% यूरिया सॉल्यूशन का मतलब क्या है। मतलब यहां पे यूरिया एज ए सॉल्यूट हो गया, यस, और वाटर एज ए क्या हो गया बताओ, सॉल्वेंट हो गया।
अब उसमें कह रहा है कि 10% यूरिया, इसका मतलब यूरिया का मास कितने ग्राम हो गए? 10 ग्राम हो गए। और पानी के मास, सॉल्वेंट की मास अगर करोगे तो 100 में से 10 माइनस कर दो तो वो आपके कितने हो जाएंगे? 90 ग्राम हो जाएंगे। अब आप देखो, सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। जहां सॉल्वेंट ज्यादा है उसे आप क्या बोलोगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलोगे। जहां सॉल्वेंट कम होगा, जहां सॉल्यूट हो ज्यादा होगा, उसे क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड। जैसे मान लो मैं कहता हूं 60% सल्फ्यूरिक एसिड, 60% सल्फ्यूरिक एसिड और ब्रैकेट में लिखा हुआ बाय मास। आगे चल करके बाय वॉल्यूम भी आ सकता है। अब मैं कहता हूं 60% सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड हमारा 60 ग्राम है और वाटर हमारे कितने ग्राम हो गए? 40 ग्राम। और मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब यहां पे सॉल्वेंट कम हो गया, सॉल्यूट ज्यादा है, तो आप इसे क्या बोल सकते हो? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हो। तो अभी तक जो मैंने एक बात बताया कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर, 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। हाँ, लेकिन सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन के भीतर में एक ही होगा, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है। 2 तरह का सॉल्यूशन है, एक डाइल्यूट, एक कंसंट्रेटेड। जहां सॉल्वेंट के अमाउंट ज्यादा होंगे वो क्या हो जाएंगे आपको? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जहां सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो गया वहां पे आप क्या बोलोगे? कंसंट्रेटेड की बात करोगे। कहीं बायमास लिखा हो, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बायमास का मतलब क्या हो गया? हाँ, परसेंटेज लिखा है, इसका मतलब होगा कि 100 ग्राम का ही सॉल्यूशन है। 100 ग्राम के सॉल्यूशन में इतने ग्राम सॉल्यूट के हैं। दिस इज द कंपोजिशन। क्योंकि आगे चल करके इन सब के न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। परसेंटेज से कभी घबराओगे नहीं। बेसिकली मैं ये समझ रहा हूं कि आप 11 बहुत बिगिनर हो, अभी आपको समझनी पड़ेगी। धीरे धीरे हमें बेसिक से लेकर के एंट्रेंस लेवल तक लेके चलना है। अब अगर कंसंट्रेशन के टर्म की बात करोगे, पैरामीटर्स ऑफ कंसंट्रेशन, पैरामीटर मतलब ये हो गए कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के क्या क्या तरीके हैं। आप देखो क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है मोलारिटी, जिसको कि आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एम से। दूसरा है मोलालिटी, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल एम से। तीसरा है नॉर्मेलिटी। हाँ, नॉर्मेलिटी आप ऐसा मान लीजिए कि ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट आगे चल करके एंट्रेंस में आते हैं। एक टर्म आता है फॉर्मेलिटी, ये भी नहीं मिलेंगे आपको एनसीईआरटी बुक में, टेक्स्ट बुक में। 5th नंबर मिलेंगे आपको पीपीएम। अच्छा, पीपीएम का फुल फॉर्म क्या हो गए? पार्ट्स पर मिलियन। इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप पीपीएम समझ लेते हो तो पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, एज सिमिलर पीपीटी की बात कर सकते हो, पार्ट्स पर ट्रिलियन। 6th नंबर की अगर आप बात करो तो मोल फ्रैक्शन आपके हो गए। मोल फ्रैक्शन जिसको हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं। 7th नंबर की बात करोगे परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और इनके अलावा कंसंट्रेशन में और भी चीजें आएंगी, जैसे लेवलिंग ऑफ ओलियम, ये सब भी आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड, स्ट्रेंथ पेरोक्साइड कैसे निकालते, क्या तरीके, तो इसमें वक्त लगता है समझने में। तो सबसे पहला जो कंसंट्रेशन का टर्म है वो आपके सामने है मोलारिटी। तो हम लोग पहले स्टडी किसको करते हैं? मोलारिटी क्या है। देखो बच्चों,
फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी, और मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एम से। समझोगे मोलैरिटी क्या है? 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल अवेलेबल हैं? सॉल्यूशन का 1 लीटर, उसमें सॉल्यूट के जितने मोल हैं वही हमारी मोलैरिटी है। हां, वॉल्यूम अगर कहीं भी ml में दे रखा हो तो आप उसे किस में लेके आओगे? लीटर में लेके आओगे। वॉल्यूम को हमेशा लीटर में, यह बात आपको हमेशा समझनी पड़ेगी। तो मैं अगर मोलैरिटी की बात करूं, सो डेफिनेशन विल बी number of mole of solute in 1 liter of solution। आप देखो, मतलब 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट होंगे वो हमारी मोलैरिटी है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो फॉर्मूले के बेसिस पे तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। मोलैरिटी, मोल को आप सिंबलाइज कर सकते हो स्मॉल एन से और वॉल्यूम को वी से, और ये लीटर में हो गए। आप अगर इसके यूनिट की बात करोगे तो मोल खुद एक 7th SI बेसिक यूनिट होते हैं, तो यूनिट में आप क्या लिखने वाले हो? मोल पर लीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर। बात एक ही है। मतलब अगर हमें मोल समझ में आता है और वॉल्यूम अपने को दे रखा हो तो हम इसे क्या कर सकते हैं? मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखो फिर से, मोलैरिटी मैंने आपको क्या बताया? मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। क्या मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? तो आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, जिस भी कंसंट्रेशन के टर्म में वॉल्यूम आ जाए समझ लेना कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। हां, मास की बात कहीं आ रही है तो मास तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही नहीं है। वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगा। एक प्रॉपर्टीज होते थे, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, वहां पे ये रिलेशन हम बच्चों को समझाते थे, बट अभी भी आपको समझने की जरूरत है कि जहां पे वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, जहां पे वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होने वाला। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मतलब मैं इसे कह सकता हूं, मोलैरिटी को मैं ये लिख सकता हूं, दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कहीं पे मास अगर हो गए तो आप उसे बोल दोगे कि भाई ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, फिर से समझना, एक पॉइंट समझाता हूं। जैसे मैं कहता हूं 1m, इसका मतलब ये हो गया 1 मोलर। आप वर्ड पे ध्यान दोगे, अर एक होता है मोलल जहां एल की बात होती है, एक है मोलर जहां AR की बात होती है। जैसे मैं कहता हूं 1 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट। कहीं आपको बोल दिया जाए डेसी मोलर सॉल्यूशन, कहीं आपसे यह बोल दिया जाए डेसी मोलर सॉल्यूशन, ऐसे टर्म आएंगे। तो डेसी मतलब क्या हो गया? m/10। आप इसे क्या लिख सकते हो? 0.1 मोलैरिटी लिख सकते हो। अब बताओ इसको क्या लिखोगे? 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल सी बात है। कोई कहते पेंटामोलर मतलब 5 मोलैरिटी,
डेसीमोलर m/10, m/10 को मैथमेटिकली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बताओ, 0.1 मोलैरिटी कहते हैं। चलो अब जरा सा इस मोलैरिटी के फॉर्मूले को मॉडिफाई करता हूं, बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, समझना। मैंने प्रीवियस लेक्चर में मोल के 5 तरीके निकालने सिखाए हैं। 5 तरीके से मोल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे देखो, अगर मैं इस जगह पे मोल की बात करूं, मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, मोलर मास को मैं m डैश मान रहा हूं, क्योंकि अगर इधर भी m मानोगे इधर भी m मानोगे, दोनों सेम हो जाएंगे। और अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा लीटर में होगा, ध्यान देना बच्चा। अब इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम क्या होगा बताओ, लीटर में। आपको गिवन मास दे रखे रहेंगे, मोलर मास दे रखा रहेगा, वॉल्यूम अगर ml में है तो लीटर में ले आओ, और फिर तुम क्या निकाल सकते हो, मोलैरिटी निकाल सकते हो। देखना जरा, अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। मोलैरिटी बराबर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, वेट अपॉन वॉल्यूम, और मोलर मास को मैंने बाहर कर दिया। अच्छा, वेट अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी। डेंसिटी अपॉन मोलर मास, ये भी एक तरीके की मोलैरिटी है। सॉल्यूशन की डेंसिटी अपॉन मोलर मास, ये भी मोलैरिटी हो गया। लेकिन एक बात आपको ख्याल रहे, ये डेंसिटी ग्राम पर लीटर में होनी चाहिए। ये डेंसिटी किस में होनी चाहिए, ग्राम पर लीटर में, तो ही जाकर के मोलैरिटी निकाल सकते हो। अब देखो, अगर ये ग्राम पर लीटर में है और नीचे में मोलर मास हो गए, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास मोल हो गए, और लीटर ऑलरेडी है तो मैं मोल अपॉन लीटर को क्या लिख सकता हूं, मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकता हूं फाइनली में। यस, जैसे मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये मिथेनॉल का सॉल्यूशन है, और इसकी डेंसिटी दे रखी है 0.643 किलोग्राम पर लीटर, और आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इस डेंसिटी से आप मोलैरिटी फाइंड आउट करो। देखो, मैंने कहा था डेंसिटी अगर दे रखी है तो हम मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन डेंसिटी किस में आनी चाहिए बताओ, ग्राम पर लीटर में। आप देखो यहां डेंसिटी किस में दे रखी है, किलोग्राम पर लीटर में। तो अब अगर मैं इस डेंसिटी को, जो कि हमारा 0.643 किलोग्राम पर लीटर है, अगर मैं इसको ग्राम में ले आऊं तो 0.643 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आप देखो ये ग्राम पर लीटर में आ गया। अब अगर मुझे मोलैरिटी चाहिए तो ये डेसिमल तीनों चले गए, तो ये क्या हो गया बताओ, 643 ग्राम पर लीटर। अब इसको मोलर मास से डिवाइड करना है। अब मोलर मास यहां मिथेनॉल का क्या हो जाएगा बताओ, कार्बन हो गए तुम्हारे 16, हाइड्रोजन 4 में 12 और 4 16, 16 32 हो गए, तो 32। अब देखो ये हमारा फाइनली क्या हो गया बताओ, 643 अपॉन में 32 मोल पर लीटर। और हमने ऑलरेडी सीख रखा है कि मोल पर लीटर हमेशा क्या होगा बताओ, मोलैरिटी ही तो होगा। तो अभी तक मैंने मोलैरिटी के 2 तरीके आपको समझाए। पहला तरीका क्या था, सिंपल बड़ा बेसिक तरीका था कि भाई गिवन मास अपॉन मोलर मास कर, गिवन मास मोलर मास अपॉन वॉल्यूम कर दो। अब इसी को मैंने रीडिफाइन करा कि भाई वेट अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी निकल गया, मोलर मास हट गए, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अगर किसी भी सॉल्यूशन की डेंसिटी तुम्हें दे रखी है, तुम उससे क्या निकाल सकते हो, मोलैरिटी निकाल सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा मेमोराइज करके रखोगे कि डेंसिटी यहां पे ग्राम पर लीटर में आनी चाहिए थी। डेंसिटी ऑलवेज ग्राम पर लीटर में। अब देखो यहां पे किलोग्राम पर लीटर है, तो किलोग्राम को पहले मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में ले आया। अब अगर मैं उसको मोलर मास से डिवाइड करता हूं तो मोल पर लीटर ऑलरेडी हमारे मोलैरिटी आ चुके हैं। तो 2 तरीका मोलैरिटी को मैंने आपको सिखाया। अभी मैं न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा, जस्ट एक शॉर्टकट तरीका समझा रहा हूं कि आप मोलैरिटी को कैसे फाइंड आउट करोगे। अब मोलैरिटी के मैं एक शॉर्टकट तरीके की बात करता हूं जहां से आप सवाल को कैलकुलेट कर सकते हो।
देखो बच्चे, परसेंटेज वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये एक तरीके का शॉर्टकट रास्ता है। कोई भी अगर लेंदी सवाल आता है, हालांकि मैं इस तरीके से भी समझाऊंगा और लॉन्ग वे में भी समझाऊंगा ताकि आपको समझ जाए, लेकिन अगर मैं शॉर्टकट फॉर्मूले की बात करता हूं तो आप देखो क्या लिखा मैंने, परसेंटेज वेट मतलब सॉल्यूट का गिवन मास, तुम्हें डेंसिटी पता होगा, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, 10 एक नंबर हो गया, और मोलर मास हमें निकालना ऑलरेडी आता है, तो मैं इसे डायरेक्ट मोलैरिटी निकाल सकता हूं। जरा देखते हैं कैसे सवाल इसके आ सकते हैं। देखो, बड़ा बेसिक सा सवाल है। एन एक्वस सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 10% HNO3 by mass if density of solution is 1.3 gram per ml, then find the molarity of the solution। मैं इसको दोनों तरीके से समझाता हूं, आप दोनों तरीके से समझोगे। मैं बार बार एक बात आप लोगों को समझाते आया हूं कि जब भी न्यूमेरिकल हो तो उसके इंफॉर्मेटिव पार्ट को लिखना चाहिए। जो इंफॉर्मेटिव डेटा है ना, उसको लिखने से 50% क्वेश्चन क्लियर हो गए। आप देखो HNO3 हमारा सॉल्यूशन है, कोई इशू नहीं जी, ये लिखा मैंने। अब इसका परसेंटेज वेट दे रखा है 10। अब आप देखो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन भी दे रखा है 1.3 ग्राम पर ml। कहता है मोलारिटी, अब बताओ मुझे मोलारिटी का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। अब आप देखो परसेंटेज वेट आपके कितने हैं 10, डेंसिटी कितनी है 1.3। हाँ, यहां परेशान मत होना कि सर ग्राम पर ml में है, उसको लीटर में लाना है, कुछ नहीं लाना है, शॉर्टकट तरीका याद रख लेना, इंटू अब 10। और सॉल्यूट हमारा कौन है, HNO3, इसका मोलर मास क्या होगा 63 ग्राम पर मोल। तो चलो मैं इतना नहीं लिखता, सीधा 63 लिख देता हूं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो जी, इसके 10 नीचे, ये हमारा गया। अब बताओ क्या हो गया, 130 अपॉन 63 मोल पर लीटर, दिस इज द मोलारिटी। ये हो गया शॉर्टकट, बड़ा आसान तरीके से सॉल्व हो गया। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा लॉन्ग वे में बात करता हूं। देखो 10% HNO3 आपको बोला, जस्ट मैंने बिगिनिंग ऑफ द क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि अगर 10% HNO3 बोला, इसका मतलब HNO3 का मास हो गया 10 ग्राम। ऑब्वियस सी बात है। तो सॉल्यूट हमारा क्या हो गया 10 ग्राम, और सॉल्यूट हमारे पास है कौन सा, HNO3 है, जिसका वेट हो गया तुम्हारा 10 ग्राम। तो सबसे पहले हमें मोल ऑफ HNO3 चाहिए। गिवन मास 10 ग्राम और HNO3 का मोलर मास क्या है 63, तो ये हमारे हो गए मोल। अब मुझे बताओ कि मोलारिटी का फॉर्मूला वैसे होता क्या है, मोल अपॉन वॉल्यूम इन द लीटर। तो मोल तो हमारे ऑलरेडी मिल गए, अब हमें इस डेंसिटी से वॉल्यूम समझना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, ये जो डेंसिटी है ये किसकी डेंसिटी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है। तो वॉल्यूम भी किसका निकलने वाला है, सॉल्यूशन का निकलने वाला है। तो मास क्या रखोगे, यहां पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं कि सर यहां पे 90 ग्राम रखूं कि 100 ग्राम रखूं। जब परसेंटेज आ गया तो परसेंटेज में कभी भी 100 से ऊपर जा ही नहीं सकते। इसका मतलब यह हो गया कि अगर डेंसिटी हमारे को 1.3 ग्राम पर लीटर है तो मास परसेंटेज की वजह से 100 लिखोगे, वॉल्यूम आ गया। अब बताओ वॉल्यूम की जगह अगर मैं लिख दूं तो 100 बाय 1.3, और ये वॉल्यूम तुम्हारे हो गए ml हो गए। लेकिन ये वॉल्यूम हमें ml में नहीं चाहिए, हमें लीटर में चाहिए।
तो अब ml को अगर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो लीटर में आ गया। अब बताओ फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों जीरो कैंसिल, इसके भी कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला पार्ट, तो 1/13 लीटर। अब अपने पास मोल आ गए, अपने पास क्या आ गया बताओ, वॉल्यूम आ गया। सो फाइनली मोलारिटी की अगर बात करोगे 10/63/1/13, 13 ऊपर चले गए, 13 इंटू 10/63, सो इट विल बी 130/63 मोल पर लीटर। दिस इज योर आंसर। आप देखो सेम, अगर लॉन्ग वे से भी देख रहा हूं तो आंसर सेम आ रहा है, और शॉर्टकट से भी देख रहा हूं तो आंसर सेम आ रहा है। तो जो रास्ता आपको बेहतर लगे, हां आप अगर स्कूल की यूटी वगैरह में देते हो पेपर तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। हां इससे भी कर दोगे तो गलत नहीं है, बट एंट्रेंस वगैरह के लिए इतना लेंथी जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा इस फॉर्मूले को याद रखो, सॉल्व कर सकते हो आप। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। हमारा एक सॉल्यूशन था जिसमें कि HNO3 10% थे। अब उस सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी 1.3 और कह रहा है अपने को मोलारिटी निकालो। शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10/मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूट थे। हमने निकाला, वही निकल के आ गया। फिर हमने इसको लॉन्ग वे में देख लिया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। चलो इसी तरह से कुछ और सवाल की बात हम करें। देखो जस्ट मैंने एक तरीका सिखाया था, देखो क्या कह रहा है। डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल दिस इज CH3OH। अब इसकी डेंसिटी देखो कितनी दे रखी है, 0.743 किलोग्राम पर लीटर। देन व्हाट कुड बी द मोलारिटी। अब देखो इस न्यूमेरिकल में मिथेनॉल का परसेंटेज मास नहीं दे रखा है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन, सर परसेंटेज तो दे ही नहीं रखा है, क्या डेंसिटी से मैं मोलर मास निकाल पाऊंगा। मैंने एक तरीका सिखाया था आपको, अगर आपको ख्याल हो तो। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी अपॉन मोलर मास। लेकिन ये डेंसिटी किस में थे बताओ, ग्राम पर लीटर में थे। यहां पे क्या दे रखा है बताओ, किलोग्राम पर लीटर में दे रखा है। तो इसको मतलब इसको पहले हमें किलोग्राम पर लीटर को ग्राम में लाना पड़ेगा। 0.743 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ये ग्राम पर लीटर में हो गए, ये डेसिमल चला गया, फाइनली अपने को मिल गया 743 ग्राम पर लीटर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 743, अब इसके मोलर मास की बात कर लोगे तो 32 ग्राम पर मोल हो गए तुम्हारे। अब इसको 32 कर दो, ये आंसर फाइनली हमारे को क्या मिल गया, मोल पर लीटर। जरूरी नहीं कि हर एक डेंसिटी में वो आपको परसेंटेज मास दे ही रखे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो कई तरह के सवाल हो गए। कुछ और सवाल को देखो आप। देखो मैंने इंट्रोडक्शन में क्या बताया था आपको कि सॉल्यूशन के भीतर में एक भी कंपोनेंट हो सकते, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब जरा इस सवाल को देखना, कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जो कि 5% यूरिया से बना हुआ है, 10% अमोनिया से, बाय मास। अच्छा 5% यूरिया मतलब 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो 5 ग्राम यूरिया हो गए, करेक्ट पॉइंट है। और 10% अमोनिया भी कह रहे हैं तो 10 ग्राम अमोनिया भी हो गए। मतलब यहां पे सीन वो आ गया जहां सॉल्वेंट एक है, सॉल्यूट एक से ज्यादा है। तो जब किसी भी न्यूमेरिकल में सॉल्वेंट एक और सॉल्यूट एक से ज्यादा हो, फिर शॉर्टकट मत लगाना, गलत होगा आंसर। कई बच्चे क्या करते हैं कि 5 ग्राम यूरिया और 10 ग्राम अमोनिया को मिला देगा। भाई ग्राम कैसे मिल सकते हैं, बिल्कुल नहीं मिल सकते। हाँ मोल अगर निकाल लो तो मोल को आप एड ऑन कर सकते हो, तो वो हो जाएंगे टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्यूशन। अब आप देखो हमारे पास 5% यूरिया है, कोई दिक्कत नहीं, एंड 10% अमोनिया है,
चलो ये भी सही है। 5% यूरिया, तो सबसे पहले यूरिया का मास अगर आप देखोगे तो 5 ग्राम हो गए। लगे हाथ यहां पे मोल निकाल लो, मोल ऑफ यूरिया, चलो N1 मान लेता हूं। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2, 5/60। अच्छा, एक दूसरा सॉल्यूट हमारा अमोनिया भी है, उसके कितने ग्राम है? देखो भाई 10% है। इसका मतलब मैं अगर अमोनिया का मोल निकालता हूं तो 10/17, 17। अब ये दोनों ही सॉल्यूट इस सॉल्यूशन के भीतर में, सॉल्यूट तो एक से ज्यादा हो सकता है बट सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। तो सबसे पहले अब क्या करो, इसे एन टोटल निकाल लो। एन टोटल में यूरिया के भी मोल आएंगे, अमोनिया के भी मोल आएंगे। तो 5/60 प्लस 10/17, इसको सॉल्व कर दो, टोटल मोल आ गया। अब डेंसिटी दे रखा है तो एज सिमिलर तरीका जो प्रीवियस मैंने बताया था, डेंसिटी बराबर क्या लिखोगे? मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मास परसेंटेज है, परसेंटेज में कभी भी 100 से ऊपर नहीं जा सकते हो। और वॉल्यूम अपने को चाहिए, वॉल्यूम बराबर क्या लिखोगे? 100 बाय डेंसिटी तुम्हारी कितनी है? 1.2। लेकिन ये फिर से बात कह रहा हूं मैं, ये तुम्हारा ml में आने वाला है। अब ml को लीटर में लाने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे। अब वॉल्यूम की बात मैं करता हूं तो 1/12 लीटर हो गया। टोटल मोल इतने, वॉल्यूम इतने। अब अगर मैं मोलारिटी को फाइंड आउट कर दूं तो बताओ 5/60 प्लस 10 टोटल मोल आ गए और वॉल्यूम तुम्हारे कितने हो गए? 1/12। इसको सॉल्व कर लो तो ये तुम्हारा मोल पर लीटर मोलारिटी आ गया। तो जब भी कभी भी सॉल्यूट एक से ज्यादा हो गए तो सबसे पहले दोनों का इंडिविजुअली मोल निकालो, फिर दोनों को ऐड ऑन करो, तो जाके बात बनेगी। तो अभी तक मैंने मोलारिटी के काफी सारे क्वेश्चन समझा दिए। डेंसिटी दे रखा है तो कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल दे रखा है तो कैसे, परसेंटेज मास शॉर्टकट तरीके से अगर 2 सॉल्यूट आ गए तो कैसे। अब देखते कुछ सवाल और। अब सवाल से पहले हमें थोड़ी सी मोलारिटी में हमें टाइट्रेशन को समझना पड़ेगा। टाइट्रेशन का मतलब क्या है? देखो, लैब जाते हो, लैब में केमिकल के वॉल्यूम दे रखे होते हैं। केमिकल का वॉल्यूम कभी भी लीटर में नहीं दे रखा रहेगा, आपको ml में दे रखा रहेगा। तो सबसे पहली बात तो आप ये दिमाग में सेट करो कि जब भी हम लैब की बात करते हैं, टाइट्रेशन की बात करते हैं, अभी टाइट्रेशन क्या है ये बताया नहीं मैंने आपको। पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि टाइट्रेशन में समझने के लिए वॉल्यूम कभी भी लीटर में नहीं लिया जाता, ml में लिया जाता है, क्योंकि छोटा स्केल देखना पड़ेगा अपने को। तो पहले आप इसे समझो, फिर टाइट्रेशन की बात समझाता हूं मैं। देखो, मोलारिटी, अगर वॉल्यूम लीटर में है कोई दिक्कत नहीं जी, मोल निकाल लेते हैं। इस हिसाब से मैं अगर मोल को समझाता हूं तो मोल को क्या लिखने वाला हूं? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। लेकिन एक बात हमेशा याद रहे कि वॉल्यूम हमेशा किस में होगा बताओ? लीटर में होगा। और लीटर को लेकर के तुम टाइट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि वॉल्यूम वहां ml में होगा। तो अब अगर मैं वॉल्यूम को मैं ml में लिखता हूं तो जहां मोल है वहां पे अब क्या लिखोगे आप? एक नए कंसेप्ट के साथ चलोगे, दिस इज द मिली मोल, क्योंकि वॉल्यूम ml में आ गया। अब अगर इसको फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ मिली मोल देखो कैसे निकालेंगे हम लोग? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें होने चाहिए इस बार? ml। तो टाइट्रेशन का पहला कंडीशन यही है कि मोल का टर्म यूज नहीं करना, मिली मोल यूज वर्ड करते हैं। अब मैं आपको यह समझाता हूं कि टाइट्रेशन का मतलब क्या है। और ये हम लोग नॉर्मली हमने भी करा अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, आप भी अपने स्कूल टाइम में करोगे।
11वीं में करोगे, कुछ प्रैक्टिकल ऐसे भी होते हैं जो 12th क्लास में आपको टीचर करवाएंगे। कुछ तो सिलेबस से हट गए, बट कुछ तो करने होते, कुछ आपने 10th क्लास में भी करा होगा। जैसे मान लो हमारे पास 2 बीकर, अब पहले टाइट्रेशन का मतलब समझो। ऐसे बीकर आपको लैब में दिखेंगे। ये बीकर नंबर ए है, ये बीकर नंबर बी है। इस बीकर में एक केमिकल है, इसमें भी केमिकल है। इस केमिकल की मोलारिटी पता है, M1 वॉल्यूम भी पता है, लेकिन वो ml में दे रखा है। अब इस बीकर में जो सॉल्यूशन है, केमिकल है, उसकी मोलारिटी पता है बट वॉल्यूम नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो, जिस सॉल्यूशन का, जिस केमिकल का हमें मोलारिटी और वॉल्यूम दोनों पता है, केमिस्ट्री उसे क्या कहती है? नॉन सॉल्यूशन कहती है। और जिसका मुझे एक पता हो दूसरा नहीं नोन हो, उसे आप क्या क्या बोलोगे? अननोन बोलोगे। अब जरा वर्ड पे गौर करना, क्योंकि यही वर्ड न्यूमेरिकल में डिट्टो आते हैं। आपसे कहा जाएगा कि सॉल्यूशन ए इज न्यूट्रलाइज्ड, एक वर्ड यूज करेगा न्यूट्रलाइज्ड, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। या अगर न्यूट्रलाइज नहीं यूज करता है तो एक दूसरा वर्ड सुन लो, टाइट्रेटेड। दोनों वर्ड देखना पड़ेगा। जब ऐसा आपको कह दे कि भाई सॉल्यूशन ए को टाइट्रेट किया गया बी के साथ में या न्यूट्रलाइज किया गया बी के साथ में, तो सिंपल देखो क्या आपको लिखना है, मिलीमोल ऑफ ए इज इक्वल टू मिलीमोल ऑफ बी। हां, जितने मिलीमोल ए के होंगे उतने मिलीमोल बी के मान लो। करेक्ट पॉइंट। अब जैसे देखो, मिलीमोल ऑफ ए की मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, तो इसको क्या बोलोगे बताओ? M1 V1 बोलोगे। अच्छा, मिलीमोल ऑफ बी की बात करूं मैं तो M2 V2 हो गए। अब आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, क्या आप इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते? तो सिंपली मैं अगर इसको देखता हूं, V2 बराबर क्या लिखूंगा मैं? M1 V1 अपॉन में M2 लिख सकता हूं। या कई बार किसी न्यूमेरिकल में V2 पता हो तो M2 निकाल सकते हो। तो टाइट्रेशन का सिंपल मतलब क्या है कि अननोन का कैलकुलेट करना बाय द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन, दिस इज द टाइट्रेशन। लेकिन जब तक ये चीज कब आप यूज करोगे? जब आपको ये कंसेप्ट बोल दिया जाए कि सॉल्यूशन ए को टाइट्रेट किया गया, किसके साथ? बी के साथ, तभी आप ये टर्म यूज करोगे, अदरवाइज ये टर्म यूज नहीं कर सकते। हां, केवल टाइट्रेशन यही नहीं है, आप 2 एसिड को मिला दो वो भी टाइट्रेशन है, 2 बेस को मिला दो वो भी टाइट्रेशन है, उसके बारे में अभी जस्ट बात करूंगा मैं। आप एसिड बेस को मिला दो वो भी टाइट्रेशन है। हां, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप 2 एसिड को मिलाते हो तो मिक्सचर एसिड ही बनता है, अगर 2 बेस को मिलाते हो तो मिक्सचर बेसिक ही बनेगा। लेकिन अगर आप एसिड बेस दोनों मिलाते हो तो कुछ नई बात बनेगी जो सॉल्ट का फॉर्मेशन देता है, वहां थोड़ा सा कंसेप्ट बदलेंगे। तो जरा देखते हैं कि भाई मिक्सचर की क्या कहानी होती है। देखो, हमारे पास एक HCl है और दूसरा मैंने ले लिया H2SO4। इसकी मोलारिटी M1, इसका वॉल्यूम V1 आपको गिवन होगा। इसकी मोलारिटी क्या है बताओ? M2, इसका वॉल्यूम क्या है बताओ? V2 ml में। अब आपसे यह कहा जा रहा है कि इस दोनों एसिड को मिलाओ और मिलने के बाद की मोलारिटी फाइंड आउट करो। और इवन ये टॉपिक अगर क्लियर रहेगा तो तुम आगे चल करके आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच यहां से आगे कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सारे आने वाले हैं। तो देखो हम कैसे इसको डील करने वाले हैं। आप ध्यान देना, ये HCl है, कैसे टूट रहा है? H+Cl- में। तो सबसे पहले इसके मिलीमोल निकालो,
M1V1। अब आप देखो कि यहां पे H प्लस कितने मोल है, 1 मोल, तो 1 से कर दिया मल्टीप्लाई। आप जरा सल्फ्यूरिक एसिड को देखना, H2SO4, इसको मैंने कैसे तोड़ा, 2H प्लस और SO4 माइनस 2 में। अच्छा, इसके जो मोलारिटी है वो M2 है, ये V2 है, बट यहां पे हाइड्रोजन के 2 मोल है तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे यहां गड़बड़ करते हैं, जितने H प्लस मोल होंगे उतनी मल्टीप्लाई। अब बताओ, अगर मैं मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर निकालता हूं फाइनली, तो क्या लिखोगे, M1V1 प्लस 2M2V2, और वॉल्यूम हमेशा एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, सब्सट्रैक्टिव कभी भी शो नहीं करेगा, V1 प्लस V2। अब अगर 2 एसिड को मिलाओगे तो नेचर भी क्या बनने वाला है बताओ, एसिडिक ही बनने वाला है। अगर 2 बेस को मिलाओगे तो उसका भी नेचर क्या बनेगा बताओ, बेसिक ही बनने वाला होता है। तो ये हमारे 2 एसिड की बात है, हम 2 बेस की बात भी कर सकते हैं। देखो, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। हां, अभी वीक के साथ नहीं कर रहा है, क्योंकि यही चीज जाकर के जब आगे पढ़ोगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, वहां बफर सॉल्यूशन की बात होती है, वहां पे वीक कंपोनेंट होते हैं। यहां तो सिंपल मैं मोल कंसेप्ट के हिसाब से देख रहा हूं कि हमें इसको डील कैसे करने। सिमिलरली अगर 2 बेस को मिलाओगे, इसके भी M1 दे रखे रहेंगे, V1 दे रखे रहेंगे, इसका भी तुम्हें दे रखा रहेगा M2 V2। अब बताओ, यहां से भी एक OH, यहां से भी एक OH, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। सबसे पहले इसके मिलीमोल फाइंड आउट करो, M1 V1, इसका मिलीमोल फाइंड आउट करो, M2 V2। अब अगर मुझे मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर चाहिए, फाइनली मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहां पे, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2 हो गए तुम्हारे। और इसका नेचर भी क्या होने वाला है, बेसिक होने वाला है। दिस इज द बेसिक नेचर, क्योंकि अगर 2 बेस को मिलाओगे तो बेसिक ही बनेगा। इससे कॉमन आयन क्या आ जाएंगे, OH माइनस। चलो, कॉमन आयन की बात तो अभी मैं नहीं कर रहा, वो धीरे धीरे जब आयनिक इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ोगे तो वहां उसकी बात होती है। अब हमने 2 एसिड को मिला दिया, 2 बेस को मिला दिया। अब मैं एक एसिड एक बेस की बात करता हूं, जहां की कुछ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होंगे। हम आप 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जब एसिड और बेस को मिलाओगे तो हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। जैसे मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहा हूं और मैं इसे ले रहा हूं HCl, और ये बना दिया NaCl प्लस वाटर, टाइम 0। ये एक टर्म इक्विलिब्रियम का है, टाइम 0 मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुआ नहीं अभी तक है। तो अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ इसके कंसेंट्रेशन दे रखे रहेंगे। चलो, ये M1, ये V1, बार बार मैं कहता हूं ये सारे वॉल्यूम ml में होंगे। ये हमारे M2 होंगे, ये हमारा V2 होगा, वो भी ml में होगा। अब जब रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ नहीं तो ये दोनों तो 0 ही बनेंगे, क्योंकि जब तक रिएक्शन टूटेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आप क्या निकालो, मिलीमोल से निकालो। इसके मिलीमोल M1 V1 और इसका मिलीमोल क्या होगा बताओ, M2 V2। अगर M1 V1 जो होगा वो M2 V2 से बड़ा है, मान लो, मतलब यहां पे बेस जो है वो एसिड से बड़ा है, तो इस केस में आपको क्या लिखने हैं, मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। अब ये क्यों माइनस कर रहे हैं, आगे चल करके जब लिमिटिंग रिएजेंट की बात बताऊंगा तो वहां समझ में आएगा। यहां माइनस इसलिए हो रहा है कि यहां पे कुछ नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, और जब तक रिएक्टेंट टूटेंगे नहीं, नया प्रोडक्ट बनेगा नहीं। अब बताओ, यहां पे बेस के मिलीमोल्स ज्यादा है तो नेचर भी क्या होने वाला है, बोलो, बेसिक नेचर होने वाला है। हाँ, जरूरी नहीं कि हर वक्त बेस ही ज्यादा हो सकता है एसिड भी ज्यादा हो। तो मैं एक केस ये भी लिख सकता हूं कि इफ M2 V2 जो होगा वो M1 V1 से बड़ा होगा, मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस हिसाब से फिर से बात वही करनी पड़ेगी, मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर, जो बड़े में से छोटे को माइनस करो, M1 V1
बाय V1 प्लस V2। देखो ये सब चीजें, अगर ये सिंपल टाइट्रेशन है, आयनिक में जाकर के डबल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, इन सबकी बात करते हैं, बट अभी मोल कंसेप्ट चल रहा है तो इसमें सिंपल टाइट्रेशन पे हमें काम करना होगा। अब जरा इन सब कंसेप्टों पे देखते हैं कि क्या क्या सवाल आ सकते हैं, ध्यान देना। 0.6 मोलारिटी एंड 100 ml ऑफ H2SO4। चलो सबसे पहले हमने इंफॉर्मेटिव डेटा को लिखना है। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। आप देखो इसकी मोलारिटी कितनी है, 0.6 मोलारिटी, ठीक है। वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 100 ml दे रखी है, नो प्रॉब्लम। इसको मिक्स किया गया H3PO4 से, ये भी हमारा एसिड ही है, ऑक्सी एसिड है। आगे चल के जानोगे चीजों को केमिकल बॉन्डिंग में। इसकी मोलारिटी M2 है, इसका वॉल्यूम V2 है, और इसकी मोलारिटी M2 तुम्हें देखो कितनी दे रखी है, 0.3 दे रखी है, और इसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 200 ml दे रखा है। अब देखो यहां पे कितने H है, 2, और यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 3। अगर तुम H3PO4 के स्ट्रक्चर सॉल्व करते हो, ये देखो ये स्ट्रक्चर इसके हैं, दीज आर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो यहां से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, यहां से 2 रिप्लेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसके 2 लिख दो, यहां पे M1V1 की बात कर लेता हूं मैं। अब बताओ इसके मैं क्या लिखूंगा, 3 M2V2 की बात। अब चूंकि दोनों के दोनों एसिड हैं, तो फाइनली मैं मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर को कैसे सॉल्व करने वाला हूं, 2 M1V1 प्लस क्या लिखूंगा, 3 M2V2 अपॉन में क्या लिखने वाले हो बताओ, V1 प्लस V2, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा एडिटिव होगा, कभी भी सब्सट्रैक्टिव नहीं होते। तो ये भी टाइट्रेशन के हिसाब हो गए। और भी देख सकते हो आप, देखो इस बार हमने क्या करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हमारे पास एसिड हो गए, दोनों के अलग अलग कंसेप्ट दे रखे हैं। तो इसको आप ट्राई करो, बना के देखो। इसमें माइनस का केस आने वाला है, जो बड़े मिलीमोल्स होंगे उसमें से छोटे को माइनस कर दो, जो बड़ा होगा उसका नेचर भी वही हो जाएगा हमारा। तो इसको ट्राई करो, सॉल्व करो। तो आज की क्लास में हमने जो बात की है केवल मोलारिटी की बात किया। अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी। क्योंकि नॉर्मेलिटी थोड़ा सा बड़ा है, उसके लिए हमें थोड़ा सा रिडॉक्स नंबर पे चलना पड़ेगा, एन फैक्टर समझाने पड़ेंगे, तो वो लास्ट क्लास में देखेंगे। इसके जस्ट बाद हम स्टोइचियोमेट्री की बात करेंगे। तो चलो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।